जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है। जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, तकलीफ़ भले सबकी एक जैसी होती है। तकलीफ़ भले सबकी एक जैसी होती है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई निराश होकर बिखर जाता है। कोई निराश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, निखर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं लगातार हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट, प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर के आ रहा हूँ। और ये उसी सिलसिले में प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। जी हाँ, 23वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ फिर से। अगर आपने इसके पहले पूरे टोटल 22 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए और उस प्लेलिस्ट में आप हर दिन एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब हम बिना देरी किए चलते हैं इस सेट के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे जो पहला सवाल है यहाँ पे वो बोला गया है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। दिए गए वाक्य में जो हमारे यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो दिलासा दिया हुआ है, इसी के पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि समान अर्थ वाले शब्द। जैसे दिलासा है, तो दिलासा के जो अर्थ हैं ठीक उसी से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द का हमको चयन करना है। बस यही पर्यायवाची होता है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आप इसको सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दुख के वक्त में उसे खाली स्थान दिलासा दो। इस दिलासा के पर्यायवाची के बारे में हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम दिलासा का अर्थ जान लेते हैं। दिलासा का मतलब क्या होता है पता है? दिलासा का मतलब होता है सांत्वना। जी हाँ, सांत्वना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सांत्वना ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर जो होगा वह सांत्वना होगा। दिलासा का मतलब ही होता है सांत्वना। अब दिलासा का मतलब ढांढस भी आप बोल सकते हैं। दिलासा को ही आप ढांढस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें और भी ज़्यादा अर्थ के, तो दिलासा को ही धैर्य भी कहा जा सकता है। और इतना ही नहीं, दिलासा का अर्थ आश्वासन भी होता है। जैसे बोलते कोई किसी को दिलासा दिया, मतलब आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। दुख के वक्त में उसे आश्वासन दो, धैर्य दो, ढांढस दो, सांत्वना दो। ये सभी क्या है, समान अर्थ वाले ही शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे दिलासा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सांत्वना हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। जी, अभी ये जो तीनों बचे हैं ये हमारे क्या ऑप्शन सही नहीं होंगे, ये तो गलत हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम है तो इसमें क्या है, अल्टरनेटिव में केवल एक ही विकल्प का हमको चयन करना है। अब चलिए, अब हम इसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। परिमल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशबू। जी हाँ, इसका मतलब होता है खुशबू। इसको आप सुगंध भी बोल सकते हैं। परिमल का मतलब ही होता है खुशबू, सुगंध। ठीक है, अब चलिए मन भावना की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सुखद। मन भावना का मतलब होता है सुखद। इसको आप आनंददायक भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इसको आप आनंददायक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको प्रिय भी बोल सकते हैं। आप इसको सबका प्यारा भी बोल सकते हैं। यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए निचोड़ का मतलब क्या होता है? निचोड़ का मतलब होता है सार। सार मतलब क्या? कंक्लूजन। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, निचोड़ का मतलब रस भी हो सकता है। निचोड़ का एक मतलब दबाव भी होता है। जैसे निचोड़ते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं, या किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, उसको दबाव भी लाता है, वो भी निचोड़ का ही अर्थ होता है। यानी कि कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और सांत्वना का मतलब तो आप समझ ही गए। सांत्वना मतलब क्या होता है? दिलासा होता है, धैर्य होता है। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा? सांत्वना होगा, पर्यायवाची के रूप में, जो किसका होगा? दिलासा का होगा। अब देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग वाला रूप है। जी हाँ, हमको सही स्त्रीलिंग वाला रूप का हमको चयन करना है। जी हाँ,
पहले तो आप वाक्य को पढ़ लीजिए कि तुम्हारे ठीक न होने की खाली स्थान मुझे बहुत ही देरी मिली। ओहो हो, ठीक न होने की मुझे बहुत देरी से मिली। क्या मिली भाई देरी से? स्वास्थ्य मिली देरी से? ना 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 ना, स्वास्थ्य तो मिलेगी नहीं, ये तो होगी नहीं। तुम्हारे ठीक न होने की कहानी मुझे बहुत देरी से मिली, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे ठीक न होने की अवस्था मुझे बहुत देरी से मिली, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो अब बचा क्या? अब बचा खबर। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे खबर को भर दें, जो कि खबर क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। जी हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप जानते ही हैं। तो खबर एक तो जैसे क्या बोलते हैं, खबर अच्छी आई है, आई है, आया है नहीं, खबर अच्छी आई, मतलब ये स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे देखें कि तुम्हारे ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली। जी हाँ, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, इसकी खबर मुझे बहुत ही देरी से मिली। मुझे पहले तो पता ही नहीं चल रहा, तो मैं आकर के मिलता आपसे। तो यहाँ पे सबसे सही हमारा जो अर्थ देने वाला शब्द होगा वो खबर होगा। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए यहाँ पे बोला है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। जी, वर्तनी का मतलब क्या? शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी शब्द को मात्राओं में गलती करके दे दिया जाता है, उच्चारण कुछ और होता है, लेकिन उसको उच्चारण के हिसाब से मात्राओं को सही से नहीं लिख करके गलत मात्राओं का प्रयोग कर दिया जाता है, उसमें क्या होता है? अशुद्ध वर्तनी हो जाता है। तो चूंकि ये भाषा परीक्षण है, हिंदी भाषा की ये परीक्षा है, इसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पढ़ना सही से आता कि नहीं, इसके टेस्ट के लिए, इसकी जांच के लिए हमें शुद्ध वर्तनी से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इस चार में से तीन तो पक्का गलत होगा। ठीक है, तो आइए हम फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ पे बुरे समय को जाते देर नहीं लगती। जी हाँ, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो बुरे समय लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बुरे समय गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से बुरे लिखते हैं। ठीक है, मैं आयकर विभाग में काम करती हूँ। जी हाँ, देखिए यहाँ पे विभाग की अगर बात करें तो यह गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं? विभाग होता है जी, विभाग। देखिए, आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। और इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली। यहाँ पे देखिए मिली गलत तरीके से लिखा गया। मिली कैसे लिखेगा? मिली आप इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देख लिया कि इसमें भी गलती है, यहाँ भी गलती है और यहाँ भी गलती है, यानी कि 3 ऑप्शन तो हमारे गलत बर्तनी वाले मिल गए। तो शुद्ध वही होगा जो बचा है, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आवश्यक भी सही चीज़ ढंग से लिखा हुआ है, चीज़ों भी सही से लिखा है, पर ही ध्यान दीजिए, यानी कि आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। यह हमारा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है और वाक्य भी हमारा सही से अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर तो सी ही होगा। ठीक है, इस तरीके से वर्तनी का भी सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए, इस सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, किसके लिए? रेखांकित शब्द के लिए। जी हाँ, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। जी हाँ, अगर किसी भी शब्द के नीचे रेखा खींच दी गई है, इसका मतलब है कि वही रेखांकित शब्द होगा। जी हाँ, अब इतने बड़े वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में अनेकों शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, और उस शब्द में किसी के लिए विलोम पूछ लिया जाता है, किसी के लिए एक शब्द, किसी के लिए निरर्थक, किसी के लिए सार्थक, अलग अलग तरीके से इसकी परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे रेखांकित शब्द जो दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? यहाँ देखें कि अनेकों वाद चल चुके हैं। जी हाँ, अनेकों वाद चल चुके हैं, यही रेखांकित शब्द है और हमको इसी के लिए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, अब देखिए काव्य, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि काव्य का मतलब क्या होता है। काव्य का मतलब क्या होता है जी? काव्य का मतलब होता है कविता। ठीक है, काव्य का मतलब क्या होता है? कविता होता है। काव्य का मतलब छंद भी हो सकता है और काव्य का मतलब शक्ति का साहित्य भी हो सकता है, शक्ति का साहित्य, यह सभी इसी के अर्थ हैं। ठीक है, अब वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है कहना, कथन। किसी भी कविता, छंद या शक्ति के साहित्य के बारे में जो चीज़ कही गई है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कहना, वाद मतलब कथन, कविता, कहना। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शन पे चलें कि काव्य के क्षेत्र में, यानी कि कविता या छंद के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं। ऑप्शन बी में आइए, काव्य के क्षेत्र में अनेके वाद चल चुके हैं। जी, अनेके तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो फटाफट आप गलती कर दो।
पहली नज़र में, ठीक है। अब देखो, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता तो है बाबू। अब चलो आगे, काव्य के क्षेत्र में अनेकीवाद चल चुका है। ये अनेकी थोड़े ना होता, अनेकी तो निरर्थक शब्द है, अनेक होता है, अनेकी नहीं होता है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल छट चुका है। तो हमारा जो सबसे बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, वह होगा हमारे सबसे सही। क्या, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं। जी हाँ, अनेक वाद। ये जो अनेकों लिखा हुआ है ना, अनेकों, ये अनेक होगा। जी हाँ, अनेक होगा। अनेकों वाद चल चुके हैं ऐसा नहीं होगा, अनेकों। अनेक ही जब एक से ज़्यादा है तो अनेकों बोलने की क्या ज़रूरत है। देख रहे हैं, इसी तरीके से बारीक बारीक गलती दे दिया जाता है और आपको इसकी पहचान करना। और ये होगा कैसे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पे सेकंड भर में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे इस चीज़ को गलत तरीके से लिखा हुआ और आप सही सही बना करके आएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए अब देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे जो रेखा द्वारा अंकित हमारा शिष्य शब्द लिखा हुआ है, इसी के विलोम शब्द को पूछा जा रहा है। विलोम का मतलब क्या होता है ये तो जानते हो बाबू तुम लोग, उल्टा होता है, इसका मतलब विपरीत होता है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसको आप एंटोनिम भी बोल सकते हो, है ना, इतना तो सभी लोग जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। जी हाँ, पहले तो ये बताओ कि शिष्य का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। शिष्य का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी होता है। जी, विद्यार्थी। शिष्य मतलब विद्यार्थी होता है। शिष्य का मतलब आप छात्र भी बोल सकते हो। शिष्य का मतलब आप अनुयायी भी बोल सकते हो। शिष्य का मतलब शिक्षार्थी जो शिक्षा को ग्रहण करे वही तो शिष्य होगा, है कि नहीं। तो ये सारे जो शब्द के अर्थ हैं वो शिष्य के लिए ही हैं। शिष्य को विद्यार्थी, छात्र, अनुयायी, शिक्षार्थी कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये बताओ, यह सभी क्या है, ग्रहण करने वाले। जी, ज्ञान ग्रहण करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले। तो इसका उल्टा पूछ रहा है तो अब क्या होगा, अगर कोई ज्ञान को ग्रहण करेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, कोई ज्ञान देने वाला होगा। और उसको क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, उसको शिक्षक बोलते हैं। तो इसका जो हमारा सबसे सही विलोम होगा, देखो, गृह मंत्री, बालिका, बालक और गुरु। तो हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गुरु। गुरु मतलब क्या हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षक हो गया। यही हमारा सबसे सटीक विलोम शब्द होगा। किसके लिए, शिष्य के लिए। क्यों, क्योंकि ज्ञान तो हमारा शिक्षक ही देता है, शिष्य तो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और जो बचे हैं वह सभी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए, अब गृह मंत्री के अगर हम अर्थ की बात करें तो मैं बता दूं कि गृह मंत्री जो होता है ना, कि देश के आंतरिक मामलों की देख रेख करता है। जो हमारे किसी भी देश में जो आंतरिक मामले होते हैं, जैसे रक्षा या बहुत सारी चीज़ें जो आंतरिक मामले हैं, उसकी देखभाल, उसका जो निरीक्षण है किसके द्वारा किया जाता है, गृह मंत्री के द्वारा ही किया जाता है किसी भी देश में, ठीक है। अब देखिए, बालक का मतलब तो समझिए कि बालक मतलब लड़का और बालिका मतलब लड़की, है ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, वर्तनी से भर भर के सवाल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे समझने वाली बात, कि इतना आसान बना देता है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपको वाक्य के रूप में दे दिया गया है। और जब वाक्य के रूप में दे देते हैं ना शब्दों को, तो शब्दों के अर्थ को समझने में क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी हो जाता है। अब देखो, श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। दफ्तर का मतलब क्या होता है, ऑफिस होता है कि नहीं। दफ्तर का मतलब क्या होता है, ऑफिस होता है। इसका मतलब कार्यालय भी हो सकता है ना, जहाँ पे हम लोग जाके काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे सही वर्तनी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 तो पक्का गलत होगा। दफ्तर को ही यहाँ पे कई तरीक़ों से लिख दिया गया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दफ्तर जो होगा हमारा, वो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा सबसे सही होगा। यह हमारा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सबसे सटीक आंसर होगा, दफ्तर। हमारा जो बचे 3 है, देखो यहाँ पे द में हलन डाल दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी हलन डाल दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दफत्तर लिख दिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, एक
सार्थक शब्द ज्ञात करने के लिए बोला। किसका? रेखांकित भाग का। हमेशा रेखांकित भाग की चर्चा होगी, ठीक है। तो माफ़ करने योग्य नहीं है, जी हाँ, माफ़ करने योग्य को क्या किया इसने रेखा द्वारा अंकित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि माफ़ करने योग्य नहीं है, नहीं है यहाँ पे नहीं लगा दिया। क्षम्य मतलब क्या होता है? माफ़ करने योग्य। क्षम्य का मतलब होता है माफ़ करने योग्य, ठीक है। और इसमें अगर इन्होंने अ लगा दिया शुरू में, इसका मतलब क्या है कि माफ़ करने योग्य नहीं है। तो यही तो इसका मतलब होगा, माफ़ करने योग्य नहीं, योग्य नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, इसका मतलब जो 3 बचे हैं वह गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। क्षम्य मतलब क्षमा करना, माफ़ करना, है ना, ये तो आप पहले से जानते हैं। और दम्य का मतलब क्या होता है कि जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाया नहीं जा सके, जिसे दबाया नहीं जा सके, ठीक है। और अनैतिक, अनैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिक मतलब क्या होता है? नीति के अनुसार। लेकिन अगर अ उसमें लगा दिया तो नीति के विरुद्ध हो गया जी, नीति के विरुद्ध, है ना, नीति के विरुद्ध हो गया, मतलब दुराचार हो गया, इसको आप दुराचार बोलते हैं। अशिष्ट बोल सकते हैं इसको, अशिष्ट, असभ्य बोल सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा? अनैतिक के ही अर्थ हो जाएंगे। इसको आप अनुचित बोल सकते हैं, बहुत सारे अर्थ होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सबसे यहाँ पे माफ़ करने योग्य नहीं, माफ़ मतलब क्या होता है? क्षमा, है ना। लेकिन यहाँ पे योग्य है ही नहीं, मतलब अक्षम्य हो गया। क्षम्य मतलब माफ़ कर देने वाला, माफ़ करने योग्य, और अगर हम उसमें अ लगा दिए तो क्या हो गया? माफ़ करने योग्य है ही नहीं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोष्टक में, जी हाँ, कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का आप सही विकल्प ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है? गोत्र दिया है, जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। गोत्र के बारे में बात की जा रही है। तो गोत्र जो होता है उसका तद्भव रूप क्या होगा पता है? वो होगा गोत। ये हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। गोत होता है हमारा तद्भव, ठीक है। और गोत्र जो होगा ये क्या होगा? तत्सम रूप होगा। अब तत्सम तद्भव क्या होता है? हालांकि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत के हूबहू शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। लेकिन अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द हमारे तत्सम शब्द के रूपांतरित रूप है, परिवर्तित रूप है, जिसको हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं, वो तद्भव होता है, ठीक है। तो गोत्र को क्या बोलते हैं? गोत बोलते तद्भव में। गोत्र क्या होता है? देखिए किसी भी वंश में एक वंश की जो सिस्टम चली आती रहती है शुरू से, पूर्वजों के दौर से, वही गोत्र होता है। पितृ वंश आप बोल सकते हैं, पितृवंश शुरू से, या पूर्वजों का, पूर्वजों के समय से, पूर्वजों के वंश का क्रम, उसको गोत्र बोलते हैं, है कि नहीं। गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। गौ मतलब होता है गाय, और गदर मतलब क्या होता है? ये होता है गधा। कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ, कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। जी हाँ, फिर से पर्यायवाची पूछ लिया, समानार्थी शब्द पूछ लिया, सिनोनिम्स पूछ लिया, ठीक है। किसका जो वाक्य में ब्रैकेट के अंदर दिया हो, नियति का पूछ लिया जी, है ना। जो हमारी नियति में होगा वही हमें मिलता है। तो नियति का मतलब क्या होता है? नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति का मतलब होता है भाग्य, यानी कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा। नियति को आप प्रारब्ध भी बोल सकते हैं, इसका मतलब प्रारब्ध भी होता है, यह भी इसका ही पर्यायवाची शब्द है। नियति को आप विधि भी बोल सकते हैं, विधान भी बोल सकते हैं। तो अगर आप देखें, ये तो होगा नहीं, निदात तो होगा नहीं, वनिता भी नहीं होगा, योषिता भी नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से सही जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो प्रारब्ध ही होगा नियति के लिए। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। वनिता का मतलब क्या होता है? स्त्री होता है। वनिता का मतलब स्त्री होता है। इसको आप औरत भी बोल सकते हैं, इसको आप प्रेमिका भी बोल सकते हैं, ये सब वनिता का ही अर्थ होता है। और योषिता का मतलब भी होता है स्त्री, नारी, लड़की, ये सभी क्या है? योषिता का अर्थ होता है, ठीक है।
तो ये करीब करीब दोनों सेम ही है। तो आइए देखिए, इसमें निदात का मतलब क्या होता है, गर्मी ताप, इसका मतलब धूप भी होता है और इसका मतलब ग्रीष्म काल भी होता है। ये सभी निदात के ही अर्थ वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा नियति के लिए क्या होगा, पर्यायवाची प्रारब्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले सवाल में देखिए, यहाँ पे दिए गए मुहावरे, जी हाँ, मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, वो भी कौन सा, सर्वश्रेष्ठ अर्थ को, जो सबसे उचित होगा, सबसे योग्य अर्थ वाला, है ना। जैसे देखिए गप्पे लड़ाना, यहाँ पे दिया है गप्पे लड़ाना, क्या मुहावरा दे दिया, गप्पे लड़ाना, है ना, गप्पे लड़ाना, इसका हमको अर्थ ज्ञात करना है। अब देखिए गप्पे लड़ाना का मतलब बड़ी बड़ी बातें बनाना, ना जीना। बड़ी बड़ी बातें बनाना गप्पे लड़ाने का अर्थ नहीं होता। गप्पे लड़ाना मतलब परेशान करना, ना जीना, ये भी ना होगा। क्यों, गप्पे लड़ाना का मतलब परेशान करना नहीं होता। गप्पे लड़ाना का मतलब अत्यंत प्रिय होना, जीना, ये भी ना हो पाएगा। गप्पे लड़ाने का मतलब क्या होगा, बेकार की बातें करना। सोनिका हमेशा गप्पे लड़ाती रहती है, मतलब बेकार की बातें करती रहती है। बातें ऐसी होनी चाहिए जो सार्थक होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। बेकार की बातें अगर की जा रही है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, गप्पे लड़ाना। अगर आप देखो इसको वाक्य में प्रयोग करके कि जब भी देखो रेखा और सुस्मिता गप्पे लड़ाती रहती है, मतलब जब भी देखो ये दोनों को बेकार की बातें करती रहते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जी हाँ, लोकोक्ति का, मुहावरा और लोकोक्ति लगभग समान ही चीज़ है। अब देखिए लोकोक्ति लोगों द्वारा जो कही गई बातें थी, है ना, ये बातें हैं लोकोक्ति। लोक की उक्ति, उक्ति मतलब कथन होता है, बातें होता है, कहना होता है ना। भाषा को श्रृंगारित करने के लिए लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को संक्षेप में कहने के लिए, है कि नहीं। तो इस लोकोक्ति में देखिए अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक चना को अगर आप कहाँ रख दें, भार में रख दें तो फोड़ देगा नहीं, लेकिन अगर बहुत सारा चना रहेगा तो क्या होगा, भार फोड़ सकता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ चना नहीं खाना चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी भी चीज़ का नुकसान होना, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। और किसी भी कार्य को स्वयं ही करना चाहिए, यह भी इसका सही अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सबसे सही आंसर होगा। क्या, कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता का मतलब क्या है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यही यहाँ पे सबसे सटीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वक्त आने पर हमें लोगों की सहायता आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। समझ रहे हैं ना, यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, वैसे समय में हमको मदद लेनी ही पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे ये लोकोक्ति कही गई है। अब देखिए इसमें भी वाह, फिर से मुहावरा पूछ लिया गया। यहाँ भी बोला है कि जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला होगा विकल्प, उसी का चयन करना है। जी, 4 विकल्प दे दिए गए इसके लिए कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, खुशामद करना, ये तो बिल्कुल ना होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब तो अलग ही हो रहा है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब भाग जाना, ये भी नहीं होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब क्या, घबरा जाना इसका सबसे सटीक। देखो अब इसको आप प्रयोग कर सकते हो कि सोहन को पुलिस के देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्यों, क्योंकि उसने कुछ गलती की थी, उसको डर लगने लगा, है कि नहीं। तो यही है कि घबरा जाना। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए इस प्रश्न के ऊपर देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। 3 विकल्प क्या हैं, त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक विकल्प सही है और उसी सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उसने मेरा गाना देखा और घर देखा। मुझे एक चीज़ बताओ, गाना देखने की चीज़ है क्या?
घर तो देख सकते लेकिन गाना को सुना जाता है भैया, गाना को देखा नहीं जा सकता। गाना कोई देखने की चीज़ थोड़ी ना है। अब देखो, उसने मेरा गाना और घर देखा, फिर यहाँ वही बात, गाना और घर का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ उसने देखा ही देखा, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सही तो हो ही नहीं सकता। उसने मेरा घर सुना, अरे भैया ये बताओ बहनों भाइयों कि घर को सुना जाता है क्या, कि घर को देखा जाता है? घर को आप सुन नहीं सकते, घर को केवल देख सकते, है ना। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और गाना देखा, आप देखो घर को सुन लिया, जिसको देखना चाहिए था उसको सुन लिया, और जिसको देखना चाहिए उसको, जिसको सुनना चाहिए उसको क्या देख लिया। इसका मतलब यह भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। तो होगा क्या सही कि उसने मेरा गाना सुना। जी हाँ, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। घर देखने की चीज़ है तो घर देखेगा, गाना सुनने की चीज़ है तो गाना सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या उलट पुलट करके दे दिया गया और परीक्षा ले ली गई, है ना। तो गाना को कभी भी आप देख नहीं सकते, गाना को केवल आप सुन सकते और घर को ही देख सकते हैं, घर को सुनेंगे कैसे आप। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए कि रेखांकित भाग के लिए आप उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, किसके लिए? श्यामू टाना है, टाना है। टाना तो क्या है भाई साहब, यह जो रेखांकित टाना दे दिया, यह तो बिल्कुल निरर्थक शब्द है। टाना शब्द तो कोई हिंदी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, श्यामू नाटक है। अरे भैया एक आदमी नाटक कैसे हो सकता है, हैं? कैसा बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए श्यामू टाका है, भाई टाका, टाका कैसे हो जाएगा? कोई आदमी टाका कैसे होगा? टाका टाका टाका, बंगाल में बोलते रुपया को टाका टाका। और देखो कांटा है, श्यामू कांटा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, श्यामू तो भाई आदमी है, कांटा कैसे हो जाएगा? तो ये कांटा भी नहीं होगा। अब देखो इसने क्या किया है कलाकारी, ये टा ना कैसे लिखा जी? अगर हम इस ना को पहले लिखें और टा को बाद में लिख दें तो ये हो जाएगा नाटा। जी हाँ, होता है ना लंबा और नाटा, आपने देखा ना, कोई कोई आदमी लंबा होता है, कोई कोई नाटा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वाक्य में बोलना चाह रहा है कि श्यामू क्या है? टाना नहीं है, श्यामू नाटा है जी, नाटा, छोटा है जी, है ना, खूब लंबा नहीं है, छोटा है, नाटा है, यही बात कही जा रही है। तो आइए इसका हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे सटीक आंसर। अब देखो जी इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द विलोम, रेखांकित शब्द का क्या विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, विलोम शब्द ज्ञात करना है रेखांकित शब्द का। तो आइए देखते हैं क्या रेखांकित शब्द में दिया है, कल कल, कल कल करती हुई बाती है, कल कल करती हुई बाती है। कौन? नदी कल कल करती हुई बाती है। कल कल का मतलब क्या होता है पता है? छन छन की आवाज़, नदियाँ छन छन की आवाज़, छन छन की आवाज़। इसका मतलब ये भी होता है कि नदी के धाराओं की मधुर ध्वनि। जी हाँ, देखते हैं जब पानी बहती है बड़ी ज़ोर ज़ोर से तो उसकी एक बहुत मधुर ध्वनि आती है, कितना सुनने में मधुर लगता है, कितना अच्छा लगता है। उसी ध्वनि के बारे में कल कल, कल कल करती हुई बहती है, यानी कि जब बहती है तो छन 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 करते 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 बहती है। इसका मतलब क्या है कि यह क्या करेगी? कोलाहल मचाएगी। कोलाहल, जब ये आवाज़ करेगी तो यह कोलाहल होगा, कोलाहल, हल्ला करेगी, शोर करेगी, है ना, छन छन करके बहेगी तो शोर ही तो करेगी, आवाज़ ही तो करेगी। तो इसका चूँकि यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है तो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोलाहल और शोर के लिए, यानी कि चूँकि छन छन यहाँ पे आवाज़ है तो आवाज़ न करे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा जी, शांत, शांत तरीके से। तो विलोम हमारा शांत ही होगा। क्यों? चूँकि ढीला तो होगा नहीं, सामान्य भी नहीं होगा और शिष्ट भी नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। चूँकि कल कल मतलब छन छन करती हुई बाती है, आवाज़ करती हुई बाती है, छन छन करती है, कोलाहल करती है, शोर मचाती है। नदियों की कौन सी तरंगे ध्वनि जो बहती है, बहने का जो धाराएं होती है वो क्या है? आवाज़ करती हुई बाती है। तो उसके लिए जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? शांत हो जाएगा। अब आइए सबसे मज़ेदार पोर्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 16 से लेकर के 20 तक
आपको नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए, जी हाँ छोड़ दिए गए हैं, जोड़ने छोड़ दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखो ना, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान और ये खाली स्थान। एक छोटा सा कहानी का अंश दिया गया है और इसमें हमारे 5 रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि हमने ऑप्शन दे दिया है नीचे में, आप उस ऑप्शन की सहायता से भरो अर्थ के हिसाब से, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। आप गद्यांश को यूं बनाओ पढ़ के समझ के कि इसमें 5 सही सही हो जाए, और होता भी है। यह बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको बहुत ही जल्द आप प्रैक्टिस करिए घर पे पढ़ने के लिए। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कम से कम समय में एक बार इसको पढ़िए, ताकि आपको ये मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए कि किस चीज़ के बारे में बातें की जा रही है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने में बहुत ही मज़ा आएगा और गलतियाँ नहीं होगी। आइए, फसलों का खाली स्थान अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की खाली स्थान के चयन पर निर्भर करता है। किसानों को अच्छी खाली स्थान वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। खाली स्थान बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो खाली स्थान परिस्थिति में अंकुरित हो सके। जी हाँ, यहाँ पे फसलों के बारे में बात की जा रही है। इतना मोटा मोटी हम लोग को अंदाज़ा लग गया किसान के फसल के बारे में। तो अब आइए हम एक एक करके भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है कि फसलों का अच्छा हो, यह प्रयास फसलों का क्या अच्छा हो, फसलों का क्या अच्छा हो। तो फसलों का कीमत अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की चयन पर निर्भर करता। नहीं, फसलों की कीमत अच्छा हो, यह यहाँ पे सटीक अर्थ नहीं दे रहा है पैराग्राफ के मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। फसलों का परिवर्तन अच्छा हो, यह प्रयास, जी नहीं, परिवर्तन भी यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। फसलों का गुणगान अच्छा हो, फसल का गुणगान कैसे होगा अच्छा जी, ना, यह प्रयास फसलों की, यह बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए बचा क्या, तो यहाँ पे बचा है उत्पादन। जी हाँ, उत्पादन हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ, यही इसका आंसर होगा। आप देखिए ना, फसलों का उत्पादन अच्छा हो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, उपज अच्छा हो। उत्पादन का मतलब क्या होता है, उपज अच्छा हो, बहुत बढ़िया होना चाहिए। यह प्रयास फसलों की, अब चलिए अगले सवाल में, यह प्रयास फसलों की खाली स्थान के चयन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है यह प्रयास, फसलों की विज्ञान के चयन पे? नहीं, फसलों की विज्ञान के चयन पे नहीं करता निर्भर, फसलों की जलवायु के चयन पे। जलवायु तो फिक्स होता है, चयन कैसे करेंगे। अब देखिए, फसलों के उच्च चयन पर निर्भर करता है। नहीं, यह भी यहाँ पे सही नहीं। तो फसलों की किस्मों के चयन पर, जी हाँ, प्रकार के चयन पे, फसल के प्रकार, फसल की किस्मों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसलों का यहाँ पे क्या, उत्पादन अच्छा हो, उपज अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब चलिए अगले, इसमें देखिए यहाँ बोला किसानों को अच्छी खाली स्थान वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। किसके, किसानों को अच्छी सुधार वाले विशेष बीज, ना, सुधार वाले बीज नहीं होगा। किसानों को अच्छी महत्वपूर्ण वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, यह भी नहीं होगा। और किसानों को अच्छी विशेषकर वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए, नहीं, यह भी यहाँ पर सुस्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। तो अब देखिए बचा क्या, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। जी हाँ, गुणवत्ता मतलब अच्छे गुण वाले, अच्छे उपज वाले की बात की जा रही है। इसका मतलब हमारा आंसर यही सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवत्ता हो जाएगा। क्वालिटी की बात की जा रही है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। खाली स्थान, अब अगले सवाल में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि खाली स्थान बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो, इसका मतलब यहाँ पे देखिए उपलब्ध होने चाहिए या बीज उसी किस्म के होने चाहिए, या तो यहाँ पे सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, केवल उसी किस्म के होने चाहिए, यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं कर रहा है पैराग्राफ के हिसाब से, है ना। अब देखिए विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, उसके बाद क्या, उल्टा बीज उसी किस्म के होने चाहिए, ना, यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। तो बचा क्या, अगर हम इसको बैठा के देखें कि विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए, यानी कि अर्थात यहाँ पे सबसे सटीक अर्थ दे रहा है। जी हाँ,
इसी बात को यहाँ पे अर्थात के रूप में बताया जा रहा है कि अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो खाली स्थान क्या हो, परिस्थिति में अंकुरित हो। जी हाँ, परिस्थिति में, कैसे परिस्थिति में, शताब्दी परिस्थिति में अंकुरित हो। ना 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 ना, शताब्दी परिस्थिति में कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा है, यह तो बिल्कुल अलग अलग अर्थ दे रहा है। प्रतिवर्ष परिस्थिति में अंकुरित हो, यह भी प्रतिवर्ष परिस्थिति में अंकुरित होने का मेल नहीं खा रहा है यहाँ पे अर्थ के हिसाब से। अब देखिए वार्षिक परिस्थिति में अंकुरित हो सके, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या होगा कि बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल, जी हाँ, यहाँ पे सबसे सटीक हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। अनुकूल परिस्थिति यानी कि क्या, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना मतलब के हिसाब से होना चाहिए परिस्थिति। तो उसमें क्या हो सके, अंकुरित हो सके, मतलब उसमें अंकुरित मतलब क्या, जन्म लेना। पौधे का क्या, जब बीज से पेड़ बनते हैं तो उसमें क्या अंकुरन होता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, परिस्थिति अनुकूल होना चाहिए जी, प्रतिकूल है अनुकूल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सबसे सटीक आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप जा करके उसका प्रैक्टिस कर पाए। जी हाँ, आप इस चीज़ को मिस मत कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में इसके पीछे जितने भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप उसको निकाल के प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा पहुँचाएगा। तो फिर मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.